हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सब लोग। होप सब बढ़िया होंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को कराने वाली हूँ क्लास 8th के फाइनल एग्ज़ाम में जो आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आएंगे वो मोस्ट प्रोबेबली इन्हीं में से आपके क्वेश्चंस आने की संभावना है। सो अपनी नोटबुक और अपना पेन लेके बैठ जाइए, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं। ठीक है, ये क्वेश्चंस आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं। क्लियर? और इन्हीं को अच्छे से याद करके जाना, क्योंकि पेपर इन्हीं में से आएगा। सो स्टार्ट करते हैं अब। हाँ, अपना पहला क्वेश्चन है, एक सेकंड। अगर मैं पहले क्वेश्चन की बात करूं, पहला क्वेश्चन क्या कहता है, दहनांक क्या है, यह दहन की प्रक्रिया को कैसे प्रभावित करता है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये दहनांक क्या है और ये दहन की प्रक्रिया को किस तरीके से प्रभावित करता है। सबसे पहले हम समझेंगे कि दहनांक होता क्या है। दहनांक एक ऐसा न्यूनतम तापमान होता है जिस पर कोई भी पदार्थ जलना शुरू करता है। ठीक है, कोई भी टेम्परेचर, अगर किसी भी टेम्परेचर पर अगर कोई भी पदार्थ जलना शुरू कर दे तो उसको हम क्या बोलते हैं, दहनांक को बोलते हैं। ठीक है, यदि तापमान इससे कम हो तो पदार्थ नहीं जलेगा। इसका एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं। आप अपने घर में ही ट्राई करेंगे, एक कागज़ को आप जलाना शुरू करो, कागज़ को क्या जलाना शुरू करो आप। जलाने के बाद क्या होगा, वो जलना शुरू हो जाएगा। अब हम कह सकते हैं ना कि दहनांक उसका इतना ही है कि जिस टेम्परेचर पे वो जलना शुरू हो गया। ठीक है, सो मैं यहाँ पर अगर दोबारा से एक्सप्लेन करना चाहूँ तो दहनांक वह तापमान होता है जिस पर कोई भी पदार्थ, कोई भी चीज़ जलना शुरू कर दे। अगर तापमान दहनांक से कम होगा तो कोई भी चीज़ नहीं जल सकती। ठीक है, गीले कागज़ को आप जला सकते हो? नहीं जला सकते ना। और अगर एक कोई भी सूखा हुआ कागज़ होगा तो उसको आप इजीली जला सकते हो। ऐसा क्यों? दोनों है तो कागज़ ना। जो सूखा हुआ कागज़ है वो जल्दी जलेगा, लेकिन गीला कागज़ नहीं जलेगा। क्यों? क्योंकि जो सूखे हुए कागज़ का दहनांक है वो कम है। ठीक है, लेकिन गीले कागज़ का जो दहनांक है वो ज़्यादा है। इसी वजह से सूखा कागज़ जल जाता है एट इट्स इग्निशन टेम्परेचर। ठीक है, होप आपको ये समझ में आया होगा। और हाँ, एक एडवाइस और देना चाहती हूँ आप लोगों को। बेटा, इन क्वेश्चंस को अपने नोटबुक में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करके लिख लेना। चाहे आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं, पॉज करके आप एक एक क्वेश्चन को देखना शुरू कर दो और लिखना शुरू कर दो, आपको साथ के साथ याद हो जाएगा। समझ में आ गई? अगर मैं इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स को समझाऊं तो इंग्लिश मीडियम को भी तो साथ में लेके चलना पड़ेगा ना। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, व्हाट इज इग्निशन टेम्परेचर। व्हाट इज इग्निशन टेम्परेचर? Ignition temperature is the minimum temperature at which a substance starts burning. Ignition temperature वो टेम्परेचर होता है जिस पे कोई भी सब्सटेंस जलना शुरू कर देता है, बर्न करना शुरू कर देता है। अगर टेम्परेचर इग्निशन टेम्परेचर से कम होगा तो वो सब्सटेंस नहीं जलेगा। ठीक है, इतना आ गया समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस स्लाइड को पॉज करके फर्स्ट क्वेश्चन
उतारो और अपना लिखना शुरू करो और उसको याद करो, क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम में आएगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, विद्युत उपकरणों से लगी आग बुझाने के लिए पानी का उपयोग क्यों नहीं किया जाता, समझाइए। बेटा, एक दो तरह की आग होती हैं। एक आग तो है कि भाई इलेक्ट्रिसिटी की वजह से कोई भी आग लगी है, और दूसरी आग नॉर्मली जैसे जो एलपीजी गैस सिलेंडर में आग लगती है, ठीक है, जो अपना चूल्हा जलता है उसमें आग लगाई जाए। ओके, अब ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो आग विद्युत उपकरणों में लगी हुई है उसको हम पानी से नहीं बुझाते। ठीक है, क्वेश्चन को समझो पहले। विद्युत उपकरणों से लगी आग को बुझाने के लिए पानी का इस्तेमाल नहीं किया जाता, समझाइए क्यों नहीं किया जाता। तो ये क्या कह रहे हैं, पानी बिजली का सुचालक है। पानी क्या है, बिजली का सुचालक है। अब सुचालक को समझते हैं। सुचालक क्या होता है, एक होता है कुचालक, एक होता है सुचालक। कुचालक मतलब जिस भी ऑब्जेक्ट में, जिस भी वस्तु में करंट इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाए, मीन्स किसी भी ऑब्जेक्ट में अगर करंट समा जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे, सुचालक। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लोहा, लोहे को अगर इलेक्ट्रिक करंट के पास रखा जाए तो उसमें भी करंट आ जाएगा, हमें इतना पता है। लेकिन अगर लकड़ी को करंट के तार के पास रखेंगे तो उसमें करंट नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि जो आयरन है, लोहा है, वो है सुचालक, और जो लकड़ी है वो है कुचालक। इतना आ गया समझ में। अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन कह रहा है विद्युत उपकरणों में जो आग लगी होती है उसको हम पानी से नहीं बुझाते। उसको हम किससे बुझाते हैं, उसको हम रेत से बुझाते हैं। जो रेत, घर बनाते वक्त जो रेत का इस्तेमाल किया जाता है ना, उससे हम बिजली के आग को बुझाते हैं रेत से, या फिर फायर एक्सटिंग्विशर को बुला के एक ऑक्सीजन सिलेंडर से उसकी आग बुझाई जाती है। ठीक है, सिलेंडर से आग बुझाई जाती है। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि विद्युत उपकरणों से लगी हुई आग को हम पानी से इसीलिए नहीं बुझाते क्योंकि पानी जो है वो बिजली का सुचालक है। पानी अगर उसमें डालेंगे तो पानी में भी करंट आ जाएगा। ठीक है, इससे करंट लग सकता है और आग बढ़ सकती है। इतना आ गया समझ में। पानी जो है वो बिजली का क्या है, सुचालक है, और इससे करंट लग सकता है और आग बढ़ सकती है। अब इसी क्वेश्चन को अगर मैं इंग्लिश में समझाऊं तो ये क्या कह रहा है, वाई इज़ वाटर नॉट यूज टू कंट्रोल फायर कोज्ड बाय इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, एक्सप्लेन वाई। क्योंकि वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड इट कोज इलेक्ट्रिक शॉक एंड मेक द फायर वर्स। जैसे ही हम बिजली से लगी हुई आग में पानी डालेंगे, उस पानी में भी क्या आ जाएगा, करंट आ जाएगा, और वो करंट हमें लग सकता है। ठीक है, और जिससे फायर और ज़्यादा वर्स हो सकती है, और ज़्यादा खतरनाक हो सकती है। क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं कराऊंगी, सो टेंशन ना लें। टोटल क्वेश्चन है ये 60-70 क्वेश्चन होंगे शायद। सो धीरे धीरे 5 क्वेश्चन एक बार करा दूंगी, फिर 5 क्वेश्चन अगली बार करा दूंगी, क्योंकि आप लोगों का एग्ज़ाम तो शायद 24 तारीख को है ना। सो जब तक ये इजीली हो जाएंगे और याद भी हो जाएंगे साथ के साथ। अब हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, जानवरों में प्रजनन के 2 मुख्य तरीके कौन से हैं, प्रत्येक का एक उदाहरण दीजिए। जानवरों में प्रजनन के 2 तरीके हैं। एक तरीका है लैंगिक, दूसरा तरीका है अलैंगिक। ठीक है, लिख लो इसको।
जानवरों में प्रजनन के दो तरीके हैं। पहला तरीका है लैंगिक और इसका दूसरा तरीका है अलैंगिक। ठीक है। लैंगिक का उदाहरण है ह्यूमन, इंसान। अलैंगिक का उदाहरण है हाइड्रा। ठीक है, आ गया समझ में? आप इसको नोट कर लीजिए, पॉज करके आप इसको नोट कर सकते हैं। ये है उत्तर 3। उत्तर 3 इसमें लिखा नहीं हुआ ना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अब। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है व्हाट इज मेनार्की एंड मेनोपॉज। फोर्थ क्वेश्चन है रजोधर्म और रजोनिवृत्ति क्या है? रजोधर्म और रजोनिवृत्ति क्या है? इसमें ना ये एक मिस्टेक हो रही है प्रिंट करते वक्त। देखो ये जो उत्तर दे रखा है ना, ये उत्तर तीसरा है। ठीक है, उत्तर तीसरा है ये। फोर्थ क्वेश्चन को बाद में कराऊंगी। अब हम चलते हैं 5वें प्रश्न की तरफ। ध्वनि के आयाम, आवृत्ति, तरंग दैर्घ्य और ध्वनि वेग को परिभाषित कीजिए। ठीक है। आयाम ध्वनि का प्रबलता को बताता है। आयाम ध्वनि का क्या बताता है? प्रबलता को बताता है। और आवृत्ति प्रति सेकंड कंपन की संख्या को बताता है। ठीक है। और तीसरा है तरंग दैर्घ्य, 2 तरंग शिखर की दूरी होती है। ठीक है। और ध्वनि वेग वह गति है जिससे ध्वनि चलती है। इस क्वेश्चन में 5th क्वेश्चन में 4 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इनकी डेफिनेशंस पूछी गई है। डेफिनेशंस जो आपकी बुक्स में बड़े बड़े अक्षरों में लिखी हुई है ना, वो याद मत करना। ये जो मैं बता रही हूँ ये याद कर लेना। ये सिंपल है बिल्कुल। ध्वनि के आयाम के बारे में, एम्पलीट्यूड के बारे में बताया गया है पहले। आयाम क्या होता है? आयाम ध्वनि की प्रबलता को बताता है। ठीक है। मीन्स जो आयाम है वो क्या बताता है कि ध्वनि कितनी लाउड होगी। ठीक है, ध्वनि कितनी लाउड होगी। फॉर एग्जाम्पल ड्रम को हम जैसे बजाते हैं, जैसे सुबह प्रेयर में आपके असेंबली में ड्रम बजता होगा, वो ड्रम क्या है? वो लाउड वॉइस क्रिएट करता है। ठीक है, वो है लाउडनेस। आयाम क्या हो गया यहाँ पे? आयाम ध्वनि की प्रबलता को बताता है। आयाम क्या बताता है कि ध्वनि कितनी लाउड है या कितनी लाउड नहीं है, ये बताता है। नेक्स्ट है आवृत्ति। आवृत्ति प्रति सेकंड कंपन की संख्या को बताता है। अब पिछली क्लासेस में मैंने आपको ये समझाया था कि हमारे जैसे हम बोल रहे हैं तो वो साउंड कैसे क्रिएट होती है, वो साउंड कैसे बनती है। आप अपने गले पर हाथ रख के देखिए और तब बोलना शुरू कीजिए। आपको आपके गले में एक कंपन महसूस होगा। ठीक है। मैं ये बोल सकती हूँ कि जो ध्वनि है वो किस तरीके से बनती है? वो ध्वनि कंपन की वजह से बनती है। जब कोई भी चीज़ कंपन करना शुरू करती है तो क्या बनेगी? ध्वनि बनना शुरू हो जाएगी। इतना आ गया समझ में? उस कंपनता को कौन एक्सप्लेन करेगा? उसको आवृत्ति एक्सप्लेन करेगी। आवृत्ति को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। क्लियर? नेक्स्ट है तरंग दैर्घ्य, वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या बताती है? तरंग दैर्घ्य 2 तरंग शिखरों की दूरी होती है।
जैसे कोई भी साउंड वेव किस तरीके से चलेगी, ऐसे ऐसे, ठीक है। अब जो वेवलेंथ है वो क्या होती है, दो तरंग शिखरों की दूरी होती है। यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी क्या कहलाती है, तरंग दैर्ध्य, वेवलेंथ कहलाती है, ठीक है। नेक्स्ट है ध्वनि वेग, वह गति है जिससे ध्वनि चलती है। ध्वनि वेग, स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ साउंड को हिंदी में क्या बोलते हैं, ध्वनि वेग। ध्वनि वेग वह गति है जिससे ध्वनि चलती है, जिससे ध्वनि ट्रेवल करती है। हर एक चीज़ की एक ना एक स्पीड होती है, आपकी भी कोई स्पीड है, एरोप्लेन की भी अलग स्पीड होती है, ट्रेन की अलग स्पीड होती है। मतलब जिस स्पीड से कोई भी वस्तु चलती है उसको हम क्या बोलते हैं, ध्वनि वेग, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको, स्पीड, ठीक है। अब देखो एरोप्लेन की ट्रेन से ज़्यादा स्पीड होगी, ट्रेन की कार से ज़्यादा स्पीड होगी, और कार की स्पीड साइकिल से ज़्यादा होगी, और साइकिल की स्पीड एक मानव की स्पीड से ज़्यादा होगी, ठीक है। तो हर एक वस्तु की अलग अलग स्पीड होती है यहाँ पे। इसी तरीके से जो ध्वनि तरंगे हैं, ध्वनि है, उसकी भी एक पर्टिकुलर स्पीड होती है, ठीक है। जैसे आपने बारिश होते वक्त ये देखा होगा कि बिजली जब चमकती है, बारिश के टाइम पे जब बिजली चमकती है, बिजली गड़गड़ाती है, तो साउंड आपको पहले सुनाई देती है या बाद में सुनाई देती है। आप, ये क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, ये क्वेश्चन को कमेंट सेक्शन में बताना कि बिजली जब गड़गड़ाती है बारिश के टाइम पे तो आपको बिजली पहले दिखाई देती है या उसकी ध्वनि पहले दिखाई देती है। समझ में आ गई? इस क्वेश्चन का जवाब आप मेरे को कमेंट सेक्शन में देंगे। सो आज मैं आपको ये 5 क्वेश्चन ही कराऊंगी बस, इसके अलावा नहीं, ठीक है। और नेक्स्ट अगले क्वेश्चंस मैं आपको अगली वीडियो में कराऊंगी। सो थैंक यू।